Hi. So today we will start chapter 8 accounting and taxation. ठीक है. तो यार देखो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, बस ये 3 पेज का चैप्टर है. तो इसमें मतलब ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं है. देखो यार पूरी अकाउंटिंग तो तुम्हें क्या ही सिखाएंगे, है ना. वरना तुमसे मतलब इतना कुछ काम है अकाउंटिंग का कि पीछे अकाउंटिंग कैसे हो रही है. ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लो. Client has to maintain 2 separate accounts फॉर इनिशियल मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन. ठीक है, 2 सेपरेट अकाउंट मैनेज करने पड़ेंगे उसको, इनिशियल मार्जिन और मार्क टू मार्केट करेंसी फ्यूचर्स. ठीक है, एक तो मार्क टू मार्केट जो डेली का सेटलमेंट होता है मार्क टू मार्केट. ठीक है, एक तो वो, और दूसरा इनिशियल मार्जिन जो आप पोजीशन बनाते हो उस टाइम जो मार्जिन आपका लगता है, डेट इज कॉल्ड इनिशियल मार्जिन. तो ये 2 चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी पड़ती हैं. ठीक है, अब देखो 2 चीज़ें. द अकाउंटिंग एंट्रीज हैज़ टू बी अंडरस्टूड सेपरेटली फॉर एनी पे इन और पे आउट फॉर पोजीशन विच आर लाइव एंड फॉर पोजीशन विच आर एक्सपायर्ड और कैंसिल्ड. ठीक है, देखो मैंने मार्क किया हुआ है फॉर पे आउट के लिए. मार्क टू मार्केट जो मार्क टू मार्केट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, और पे इन के लिए, पे इन मतलब हमें पे करना है, मतलब क्लियरिंग मेंबर को पे करना है. ठीक है, और उसमें क्या होगा, उसका मार्केट करेंसी फ्यूचर्स हैज़ टू बी क्रेडिट, मार्क टू मार्केट अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा. ठीक है, इतना ध्यान रखना, पे इन में बैंक अकाउंट डेबिट और मार्क टू मार्केट अकाउंट क्रेडिट पे इन में. सही है, पे इन मतलब हमारी तरफ पैसा आ रहा है, हमें प्रॉफिट है ना, हम प्रॉफिट में है, तो हमारा मार्क टू मार्केट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट उसका. ठीक है, और पे आउट के लिए हमारा मार्क टू मार्केट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, समझ रहे हो ना यार. देखो सिंपल सिंपल सा है. पे इन मतलब अगर आप अपने उसमें पैसा डलाओगे डीमैट अकाउंट में, ठीक है, सॉरी, डीमैट टू बैंक. ठीक है, डीमैट टू बैंक पे इन, और सॉरी डीमैट टू बैंक पे आउट, और बैंक टू डीमैट पे इन. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बैंक से पैसा जा रहा है और डीमैट अकाउंट में आ रहा है, तो डीमैट अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट. यहाँ पे डीमैट अकाउंट से जा रहा है ना, डीमैट अकाउंट से जा रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है. जब आप पे आउट निकालते हो अपने प्रॉफिट का, तो डीमैट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट. ठीक है ना, समझ गए ना. पे आउट में मतलब जब आपके बैंक में पैसा आएगा. और अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है, इसमें फीफो मेथड लगता है. फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. आपको पता होगा फीफो लीफो 2 मेथड होते हैं अकाउंटिंग के, जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं. इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री की अकाउंटिंग होती है तो फीफो, कुछ कंपनियां फीफो यूज़ करती है, कुछ कंपनियां लीफो यूज़ करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फीफो यूज़ होगा. जो पहली पोजीशन आपने बनाई वो पहले एंट्री होगी, और जो बाद में पोजीशन बनाई वो बाद में एंट्री होगी. ठीक है ना, मतलब सपोज फीफो सिस्टम क्या होता है इसमें ना, लेट्स से आपने ना रिलायंस के शेयर खरीदे 500. ठीक है, 500 शेयर में कैसे खरीदे आपने, पहले 100 खरीदे एक दिन, फिर अगले दिन 200 खरीदे. किस पे, 1000 पे. अगले दिन 200 खरीदे 1200 पे. फिर अगले दिन 300 और खरीदे, 600 कर लो यार, 1300 पे. ठीक है, और सपोज आपने ये 600 शेयर आपने बाय कर लिए 3 दिन में, और जब अब आप सेल करोगे, लेट से प्राइस 1400 है और आपने यहाँ पे 100 सेल किए, तो ये वाले 100 सेल होंगे पहले. समझ रहे हो, 1000 वाले सेल हो जाएंगे, तो आपके अकाउंट में इतना प्रॉफिट आएगा 1000 से 1400 तक का. 100 शेयर्स अगर आप बेचोगे तो ये होता है फीफो. ठीक है, फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है. द अमाउंट ऑफ बैंक गारंटी एंड बुक वैल्यू एज आल्सो द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज लॉस्ड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. द नंबर ऑफ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैविंग ओपन पोजीशन, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी फ्यूचर्स पर्टेनिंग टू दोज कॉन्ट्रैक्ट इन डेली सेटलमेंट प्राइस. यार देखो ये डिस्क्लोजर्स के लिए क्या क्या डिस्क्लोजर करना होता
है ना। तो मतलब सब चीज़ डिस्क्लोज करनी होती है, जो भी चीज़ है आपकी, कितनी पोजीशन है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना सब कुछ है, कितना उसमें टैक्स गया है। फिर ठीक है, और फिर टैक्सेशन इन करेंसी डेरिवेटिव्स है। टैक्सेशन जो लगता है इस पर स्पेकुलेटिव इनकम मानी जाती है ये डेरिवेटिव में जो आप ट्रेड करते हो, या फिर पीजीबीपी में आती है। ठीक है, पीजीबीपी कहते हैं ना, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। ठीक है, तो उस पर अगर आप इसको उसमें दिखाते हो बिजनेस इनकम, हेजिंग के लिए यूज़ करते हो, हेजिंग, तो ये आपकी बिजनेस इनकम में आ जाती है। ठीक है, और अगर आप इसका स्पेकुलेशन के लिए यूज़ करते हो, स्पेकुलेटिव इनकम दिखाते हो, तो 30% टैक्स है। ठीक है ना, ये है सीधा सीधा। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 9 पे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी का फ्रेमवर्क कैसा है ना, जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है, उसके फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है इसमें थोड़ा सा ना। तो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA एक्ट 1956, ये सेबी रेगुलेशन एक्ट में भी दिया हुआ है SCRA। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एक बार ये पढ़ लेना। सिक्योरिटीज हैज़ बीन डिफाइंड इन द SCRA एज पर सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट। द सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, स्क्रिप, बॉन्ड, डिवेंचर, स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये आ जाता है इसमें। डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, यूनिट्स ऑफ एनी अदर सिक्योर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर्स, मतलब कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट आ रही है तो वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगी SCRA में। ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सच अदर सिक्योरिटीज़ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कैसी भी सिक्योरिटीज़, राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़, समझ रहे हो। डेरिवेटिव इज डिफाइंड टू इंक्लूड, डेरिवेटिव क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट, अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। फोर डिफरेंसेस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइजेस, जिसकी वैल्यू किसी और चीज़ की प्राइस से डिराइव हो, मतलब किसी और चीज़ की प्राइस में, किसी और एसेट के प्राइस से, इंडेक्स ऑफ प्राइजेस। ठीक है, और किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटी, इसके बेस पे किसी चीज़ का प्राइस डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। जिस चीज़ का प्राइस, अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अदर एसेट्स प्राइस। ठीक है, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेन लो कॉन्ट्रैक्ट्स इन डेरिवेटिव शैल बी लीगल एंड वैलिड इफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव लीगल और वैलिड होंगे अगर ये ट्रेड कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे और सेटल्ड ऑन द क्लियरिंग हाउस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्लियरिंग हाउस के थ्रू ये सेटल्ड हो रहे हैं। फिर इस पर आ जाओ, RBI सेबी स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। इंटरेस्ट रेट के डेरिवेटिव्स भी होते हैं, है ना, उसका भी एक NISM का अलग है, वो भी हम कवर करेंगे जिसको। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, द टर्म ऑफ रेफरेंस टू द कमिटी वर टू कोऑर्डिनेट द रेगुलेटरी रोल्स ऑफ RBI एंड सेबी इन रिगार्ड टू ट्रेडिंग ऑफ करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ऑफ द एक्सचेंजेस। रोल क्या है, टू कोऑर्डिनेट द रेगुलेटरी रोल्स ऑफ RBI एंड सेबी इन रिगार्ड टू ट्रेडिंग ऑफ करेंसी। फिर टू सजेस्ट द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, कि क्या एलिजिबल होगा क्या नहीं, टू सजेस्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टू रिव्यू ए प्रोडक्ट डिज़ाइन, टू सजेस्ट सर्विलेंस मैकेनिज्म, टू कंसिडर माइक्रो स्ट्रक्चर इशूज़। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 प्रोविजंस। ठीक है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000 वॉज अमेंडेड बाय RBI इन एक्सरसाइज। ठीक है, ये सब दिया हुआ है यार, ये पढ़ लेना। अमेंडमेंट RBI के थ्रू हुआ है। न्यू रेगुलेशन 5A वॉज इंसर्टेड। 5A परमिशन टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू करेंसी फ्यूचर्स। ठीक है, करेंसी फ्यूचर्स मीन्स अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। यार वही बात है, घुमा घुमा के लिखी हुई है। करेंसी फ्यूचर मार्केट मीन्स मार्केट इन विच करेंसी फ्यूचर्स आर ट्रेडेड। करेंसी फ्यूचर्स आर परमिटेड USD GBP, ये सब
हमारे यहाँ पे पेयर जो ट्रेड होते हैं, ओनली पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में परचेज और सेल करेंसी फ्यूचर्स। द शेड्यूल्ड बैंक है ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई टू पार्टिसिपेट इन करेंसी फ्यूचर मार्केट। शेड्यूल्ड बैंक को, ठीक है। तो यार ये तो बहुत सारे पॉइंट हैं। फिर और क्या है, ये फुलफिलिंग मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायरमेंट। मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़, किस चीज़ की? एडी कैटेगरी। फर्स्ट बैंक आर परमिटेड टू बिकम ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर ऑफ द करेंसी फ्यूचर सेगमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन देयर ओन अकाउंट एंड बिहाफ ऑन देयर क्लाइंट्स। ठीक है, अगर उसको ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर बनना है तो उसके साथ उसके लिए क्या होना चाहिए? 500 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 10%, नेट एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं एक्सीड 3%, एनपीए 3% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मेड नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर से नेट प्रॉफिट में होना चाहिए। ठीक है ना, मेरे ख्याल से इनमें से कुछ मिलते जुलते उसके भी हैं। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है ना, तो उसके भी सेम ही रूल हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंजेस के लिए क्या रेगुलेटरी? द ट्रेडिंग शुड टेक प्लेस ऑन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। द क्लियरिंग करेंसी शुड मार्क्ड बाय इंडिपेंडेंट क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, जो इसकी क्लियरिंग होनी चाहिए इंडिपेंडेंट क्लियरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू होनी चाहिए। ऑनलाइन सर्विलेंस कैपेबिलिटी विच मॉनिटर पोजीशन एंड प्राइस। द एक्सचेंज शैल हैव बैलेंस शीट नेटवर्थ। ठीक है ना, एक्सचेंज के पास एक बैलेंस शीट होनी चाहिए जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ है। और क्या क्या है? Recognized stock exchange where other securities are also being traded may set up a separate currency future segment. The trading and the other order-driven platform of currency future should be separate from the trading platform. ठीक है, पढ़ लेना यार। Regulatory framework for clearing operation. Regulatory framework for clearing operation. Clearing के लिए क्या क्या regulatory framework है? ठीक है ना, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 मस्ट इंश्योर ऑल ट्रेड सेटल बाय मैचिंग बाइंग एंड सेलर्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, करेंसी फ्यूचर सेगमेंट। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल फॉर एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। गवर्निंग काउंसिल क्या है इसमें? The governing council representative of trading/clearing member of the currency future segment should not exceed further 50% of the public representative on the governing council of the currency future segment can be common with the governing council of the cash and derivative segment of the exchange. The chairman of governing council of the currency future segment ठीक है, मतलब जो गवर्निंग काउंसिल है, जो क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर हैं, उनकी जो फ्यूचर सेगमेंट में पोजीशन है करेंसी फ्यूचर सेगमेंट में, वो 25% ओवरऑल 25% पोजीशन से जो टोटल पोजीशन का 25% है वो उससे नहीं एक्सीड होनी चाहिए। समझ रहे हो? 50% बाय पब्लिक, 50% ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, उसमें से फर्दर जो 50% है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए, अदर जो किसी और के लिए ट्रेड करते हो। आपकी खुद की पोजीशन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स हु कैन नॉट बिकम अ मेंबर। ठीक है, और कुछ समझाने वाला है। रिक्वायरमेंट टू बिकम ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड यूजर, participants should be in point with approval of currency derivative segment. These authorized user can be individual, registered partnership firms or corporate bodies. ठीक है, एक बार यार इसको पढ़ लेना, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ठीक है, अब आ जाते हैं कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स पे। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्रोकर्स, इंटीग्रिटी, ड्यू डिलीजेंस, ड्यू स्किल एंड केयर, मैनिपुलेशन, मेल प्रैक्टिसेस। ठीक है, कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। कंप्लाइंस मतलब अच्छे से कंप्लाइंस होना चाहिए, उसकी केवाईसी अच्छे से होनी चाहिए, मेल प्रैक्टिसेस में ना फंसे,
जो ब्रोकर्स के लिए है, कोई गलत तरीके की एक्टिविटीज़ ना करे कि इन्वेस्टर का पैसा, जो आपने सुना होगा ना, उसने किया था, कोई एक ब्रोकर था, क्या नाम था उसका यार, नाम भूल गया मैं, वो उसने क्या किया था, उसने जो क्लाइंट का पैसा पड़ा रहता है उसको यूज़ कर लिया था अपनी पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब ना करे, मैनिपुलेशन ना करे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो जानबूझ के रूमर फैला सकते हैं और क्या कहते हैं, प्राइस भी मैनिपुलेट कर सकते हैं हैवी ऑर्डर डाल के, ठीक है। इंटीग्रिटी हो उनके अंदर, यही सब है। ड्यूटी टू द क्लाइंट, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बिजनेस एंड कमीशन, और बिजनेस ऑफ डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स, फेयरनेस टू क्लाइंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन पब्लिकली एक्सेसिबल मीडिया, ब्रोकर्स वाई अदर ब्रोकर्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट इंटरेस्ट, transaction with brokers, agreement between sub-broker, advertisement and publicity, inducement of clients, ठीक है। सब ब्रोकर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जनरल कंडक्ट, वही सब है सेम, ठीक है ना। वही मेल प्रैक्टिस, मैनिपुलेशन, लीडिंग फॉल्स और लीडिंग रिटर्न फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर जनरल प्रिंसिपल अटेंडेंस टू कोड्स ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिक टू करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, ठीक है। एक्सचेंज रेगुलेशन स्पेसिफाई कंडक्ट्स फॉर करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, a trading member shall make adequate disclosure of relevant material information in his dealing with his clients, ठीक है। एक ट्रेडिंग मेंबर को सब कुछ बताना चाहिए। नो ट्रेडिंग मेंबर और पर्सन एसोसिएटेड विद द ट्रेडिंग मेंबर शैल गारंटी ए क्लाइंट अगेंस्ट अ लॉस, गारंटी नहीं ले सकता। प्रोफेशनलिज्म, एडहेरेंस टू ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, कैपेबिलिटी, शैल हैव एम्प्लॉय इफेक्टिव टू रिसोर्सेज प्रोसीजर, मतलब उसके पास इतने रिसोर्स होने चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि वो तुम्हारे बेस पर ट्रेडिंग कर सके, ठीक है। फिर ये ट्रेडिंग मेंबर पार्टिसिपेंट शैल इंश्योर, ठीक है, ये रूल दिए हुए हैं। और सॉरी, अ ट्रेडिंग मेंबर शैल डिसिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस व्हाइल कंडक्ट बिजनेस, शील्डिंग और जनरल गाइडलाइंस है ये, शील्डिंग और असिस्टिंग, सस्पेंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, मिसलीडिंग ट्रांजैक्शंस, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिर रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टर्स, इसका ग्रीवियंस, यार प्रोसेस, रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट्स, नेचर ऑफ कंप्लेंट्स, नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट। यार देखो, वैसे ये सब होता नहीं है कि किसी कंपनी का डिविडेंड आए और वो आपको ना दे, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। ऐसी कुछ शिकायतें आती नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी ये पढ़ लेना, ऐसी कोई शिकायत आती नहीं है, ठीक है ना, कि वो आपका कमोडिटीज़ में पड़ा हुआ पैसा है इक्विटी वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, एक्सिस ब्रोकरेज चार्ज कर लेंगे, क्योंकि उनको डेली आपको एक ब्रोकर, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर आपको रोज़ आपका क्या कहते हैं उसको यार, कॉन्ट्रैक्ट नोट, आपको रोज़ आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा ही भेजेगा, ठीक है ना, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि आपका कितना जीएसटी कटा है, कितनी ब्रोकरेज लगी है, कितना सब कुछ लगा है, कौन कौन से आपके ट्रेड है, A to Z उसमें होती है। एक्सचेंज में नोट टेक अप द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स, ट्रांजेक्शन विच आर ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मैंने आपको बताया था आर्बिट्रेशन क्या होता है ना। और क्लेम्स ऑफ नोशनल लॉस का कोई क्लेम नहीं है। अगर आप कह दो कि भाई मेरा तो एक्सचेंज पे ऑर्डर नहीं गया, मेरा प्रॉफिट हो जाता, तो इस तरीके की कंप्लेंट नहीं लेगा वो, ठीक है। पेमेंट्स ऑफ फंड एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू एंटिटीज अदर देन ट्रेडिंग मेंबर, कंप्लेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ फंड्स एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू एंटिटीज अदर देन ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर के अदर अगर किसी और को आपने सिक्योरिटी ट्रांसफ़र कर दी और फिर आप कंप्लेंट कर रहे हो एक्सचेंज के खिलाफ, तो नहीं लेगा वो, ठीक है। और फिर ये आर्बिट्रेशन के बारे में है, गवर्नमेंट बाय एक्सचेंज बाय लॉज,
quasi judicial process of settlement dispute between trading member, investor, sub-broker and clearing member between investors and issuers. Generally the application for arbitration has been filed at arbitration centers established by the exchanges. ठीक है, आर्बिट्रेशन क्या है? एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट्स. ठीक है, आर्बिट्रेशन एक सेंटर है इस्टेब्लिश बाय एक्सचेंज, आर्बिट्रेशन सेंटर इस्टेब्लिश बाय एक्सचेंज, जहाँ पे जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, इन्वेस्टर, सब ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर इन और इन्वेस्टर्स, ठीक है, और इशूअर्स मतलब लिस्टेड कंपनीज के बारे में भी जो इन सब के इशू होते हैं, थोड़े इन सब के बीच में अगर कोई इशू है तो उसको सुनने के लिए क्या है, ये आर्बिट्रेशन सेंटर है. ठीक है, फिर ये सेफ गार्ड फॉर इन्वेस्टर्स दिए हुए हैं, ये तो अपेंडिक्स आ गए. ठीक है, चलो तुम्हारा ये फॉरेक्स करेंसी खत्म हो गया. इसके बाद अब क्वेश्चन करके देख लेना जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं. ये विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब यूरो करेंसी, मैनेज फ्लोट, फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट ही होगा इसका आंसर ना, फर्स्ट का डी. ठीक है, तो ये देख लेना, मतलब ऐसा कुछ है नहीं. एक्सचेंज ट्रेडिंग करेंसी डेरिवेटिव्स एमसीएक्स एक्सचेंजेस जो करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, एमसीएक्स, एनसी, एनएससी, बीएससी और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है ना. चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय.